आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, देखो पहले आप समझो फ्रिक्शन कब लगता है, कैसी सिचुएशन में लगता है, और इसी से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। फिर हम आपको बाद में उसकी डेफिनेशन बता देंगे। जब कोई भी दो बॉडीज आपस में टच में आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, या तो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर स्लिप करेंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों बॉडीज एक दूसरे पर स्लिप तो नहीं करेंगी, लेकिन उनके बीच में स्लिपिंग का टेंडेंसी होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी, दोनों बॉडीज ना तो एक दूसरे पर स्लिप करेंगी और ना स्लिप करने का टेंडेंसी होगा। पहले केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, दूसरे केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और तीसरे केस में कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ये कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में टच में ये दूसरी बॉडी है। अब ये बॉडी इस बॉडी पर स्लिप हो रही है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक होगा। ये एक बहुत भारी सी ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है बहुत भारी सा, और ये फ्लोर पे रखा है। आपने क्या करा, इसको धक्का मार करके हिलाना चाहा, पुश करने की कोशिश आपने की, लेकिन ये भारी बहुत है, इस वजह से क्या हुआ ना, ये स्लिप हुआ ही नहीं, हिला नहीं अपनी जगह से। तो आप समझ सकते हैं कि आप धक्का मार के चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं चल रहा है। तो सोच लो आप कौन इसको रोक रहा है, ये जो फ्लोर है ना यही रोकेगा। कैसे रोकेगा? फ्रिक्शन लगा के। अगर ये फ्लोर परफेक्टली स्मूथ होता तो आप धक्का जब लगाते तो ये डेफिनेटली चलता। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक। यहाँ पर सिचुएशन ये बन रही है कि ये बॉडी इस सरफेस पर स्लिप होना चाहती है, लेकिन स्लिप हो नहीं पा रही है। स्लिपिंग की टेंडेंसी है बट इट इज नॉट स्लिपिंग। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरी पॉसिबिलिटी, एक फ्लोर है, इस फ्लोर पर आप एक ऑब्जेक्ट, कोई ब्लॉक ऐसे ही रख के आराम से छोड़ दो, उस पर कोई फोर्स आपको नहीं लगाना है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली ये ब्लॉक चलना तो चाहता नहीं और चल भी नहीं रहा है, तो इस केस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीन सिचुएशन, तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर स्लिपिंग नहीं होगी लेकिन स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और इन दोनों में से अगर कोई केस नहीं है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको समझाया कि किस किस सिचुएशन में फ्रिक्शन लगता है। रही बात कितने टाइप है वो आपको दिख तो चुका है, अभी हम उसके बारे में लिख देंगे। पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फ्रिक्शन की डेफिनेशन। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। When two bodies in contact with each other, they are slipping over each other or they have the tendency to slip over each other. A force acts at their contact surfaces which is parallel to the contact surfaces. This force is called the force of friction or simply friction. Okay, so this is the definition of friction. अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। नंबर 1, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड नंबर 2 ठीक है, तो एक टाइप होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा टाइप होता है स्टैटिक फ्रिक्शन।
काइनेटिक फ्रिक्शन अभी आपको बताया देना, जब स्लिपिंग होती है तब लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो चलो इनको हम एक एक करके देखते हैं। So this is kinetic friction. When two bodies in contact with each other, they are slipping over each other. The friction acting between them is the kinetic friction. ठीक है? देखो ये कोई बॉडी है, इसकी ये टॉप सरफेस है, इसके साथ कांटेक्ट में कोई और बॉडी है। अब ये बॉडी इस बॉडी पर स्लिप करते हुए राइट में चल रही है, ठीक है? तो इनमें फ्रिक्शन लगेगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, एक्शन रिएक्शन, है ना? अगर बॉडी ए बॉडी बी पर कोई फ्रिक्शन लगाती है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर उतने ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इस बॉडी पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन इसलिए हम इसको एफ के लिख रहे हैं, और इस बॉडी पर काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बी पर लग रहा है, और लगाया किसने है? ए ने लगाया है। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये ए पर लग रहा है, और लगाया किसने है? ये बी ने लगाया है। ऑब्वियसली दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। जहाँ तक इनकी डायरेक्शन की बात है, अभी हम आपको बताएंगे इनकी डायरेक्शन के बारे में, बताएंगे कैसे पता करते हैं डायरेक्शन। उससे पहले आप एक चीज़ ये देख लो कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन असल में डिपेंड करता है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पर। ये जो हमने बोला कांटेक्ट फोर्स, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, कांटेक्ट में है ना? तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, ध्यान से सुनना, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। ये जो फोर्सेस होंगे ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होता है जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर, और दूसरा वो होता है जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होता है। एक फोर्स वो होता है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। ये जो फोर्सेस लगते हैं कांटेक्ट में आने की वजह से, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होता है जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब कि नॉर्मल लगता है, और दूसरा वो होता है जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। ये दोनों ही कांटेक्ट की वजह से लगते हैं, कांटेक्ट में आने की वजह से। इसका मतलब ये दोनों ही होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है? अब क्या होता है, इनमें से जो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको तो हम बोल देते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और जो फोर्स कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होता है उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है ना? तो कोई फ्रिक्शन कोई बहुत स्पेशल फोर्स नहीं है, सिंपली कांटेक्ट में आने की वजह से जो सरफेस के पैरेलल फोर्स लग जाए वो फ्रिक्शन है, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग जाए दैट इज द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो हम आपको ये बता रहे थे कि काइनेटिक फ्रिक्शन
जो लगेगा कितना लगेगा, ये देखो लिखा हुआ है। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पर। ये बॉडी इस पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगी, ये इस पर लगाएगी, तो सपोज दैट ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है n, आप इसको r लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B। ऑब्वियसली B जो है वो A पर भी लगाएगा, बराबर लगाएगा, ठीक है ना। इसको नॉर्मल रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा वो डिपेंड किस पर करेगा, इस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पर। अब ये मत सोच लेना कि ये mg के बराबर है, होता है कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता, नो प्रॉब्लम। mg इटसेल्फ कितना है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पर। कैसे, ये लिखा हुआ है, कैसे डिपेंड करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर लगा देते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको हम लिख रहे हैं म्यू के। तो फिर ये म्यू के क्या हुआ, म्यू के क्या चीज़ है, तो म्यू के ये चीज़ है, देखो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो एक बात तो सीधी सी समझ में आ रही है कि n जितना ज़्यादा होगा F के उतना ज़्यादा होगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जितना कम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन उतना कम बनेगा। लेकिन ये इस पर भी डिपेंड करता है म्यू के पर, म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये म्यू के किस पर डिपेंड करता है, म्यू के डिपेंड करता है जो बॉडीज आपस में टच में है, जिनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इन बॉडीज के मटेरियल्स क्या है, इन बॉडी के मटेरियल्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इनकी फिनिशिंग कैसी है, सरफेसेस की, जो सरफेसेस कांटेक्ट सरफेसेस हैं आपस में कांटेक्ट में है, उन सरफेसेस की फिनिशिंग कैसी है। अगर फॉर द सेम मटेरियल हम चाहे तो सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं रगड़ करके, है ना, कभी कभी रगड़ने से कुछ बॉडीज होती हैं जो स्मूथ हो जाती हैं सरफेसेस। सो हम इनकी फिनिशिंग को बदल सकते हैं, फिनिशिंग बदलने से म्यू के बदल जाएगा। मटेरियल बदल दो, किसी एक का बदल दो, म्यू के बदल जाएगा, दोनों का मटेरियल बदल दो तो भी म्यू के बदल जाएगा, ठीक है। एज फार एज you are keeping the materials of the two bodies the same, you are keeping the materials of the two bodies the same, and you are also not changing the finishing of their contact surfaces, you are keeping the finishing the same, finishing बिल्कुल सेम रखी है, materials भी हमने सेम रखे हैं, तो उस केस में म्यू के सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। नॉर्मल रिएक्शन जितना बदलना है बदलने दो, आप इसको और ऊपर से दबा दोगे बॉडी को, n बदल जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ n के बदलने से म्यू के को कोई मतलब नहीं है, म्यू के नहीं बदलेगा। एज फार एज वी आर कीपिंग द टू बॉडीज द सेम एंड वी आर कीपिंग देयर फिनिशिंग द सेम। तो म्यू के आप मतलब कांस्टेंट मान सकते हो, किसके लिए, फॉर एनी टू गिवन बॉडीज, फॉर एनी टू गिवन बॉडीज म्यू के इज कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n जितना ज्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा बनेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लो, बहुत सिंपल सा, देखो ये 2 kg का एक ब्लॉक है सपोज दैट, और ऐसे ही एक सरफेस पर रखा है, इसको हमने पुश करके छोड़ दिया, अब ये चल रहा है, इस सरफेस पर स्लिप होते हुए चल रहा है। म्यू के की वैल्यू आपको दे रखी है मे बी 0.6, तो आप समझ सकते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अभी इसके वेट के बराबर होगा। वेट 20 न्यूटन है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी 20 न्यूटन हो जाएगा। अब अगर ये राइट में स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, डायरेक्शन की अभी हम बात कर लेंगे। सो प्रॉब्लम ये है कि हाउ मच इज दिस काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू के इंटू एन। अब म्यू के है 0.6 और एन है 20, तो ये आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, वेरी सिंपल है ना। अच्छा, अगर हम ये स्लिप होते जा रहा है सपोज दैट, और हमने साथ साथ क्या किया, इस पर 10 न्यूटन
का नीचे की ओर फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स से हमने इसको दबा दिया, तो क्या होगा? तो नॉर्मल रिएक्शन अब 20 नहीं रहेगी बल्कि 20 + 10 बढ़ जाएगी ना, ये हो जाएगी 30 न्यूटन। इस चैप्टर में ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने अच्छे से पढ़ रखा है, पूरा पढ़ रखा है, ऑब्वियसली उसके बाद ही आप फ्रिक्शन पढ़ सकते हैं। ओके, सो द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बिकम्स 30 न्यूटन। तो देखो फ्रिक्शन पर क्या असर पड़ेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई, काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ गया। अगर हम नीचे की ओर फोर्स लगाने के बजाय ऊपर की ओर लगा देते 10 न्यूटन, तो इसकी वजह से फिर क्या होता ये कि नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाती, अब रेड्यूस होकर के ये 10 न्यूटन रह जाती, और अगर ये 10 न्यूटन रह जाती, अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता तो फिर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो भी कम हो जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन अब कितना बनेगा, 6 न्यूटन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जितनी ज़्यादा होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होता है, जितना कम होगा उतना कम रहेगा। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को आप समझो। अभी तक हमने आपको बताया है काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के बारे में, इसके बारे में और भी बहुत सी कैलकुलेशन करेंगे। इन एनी केस कैलकुलेशन आपको हमेशा वैसी करना है, दिस इज ऑलवेज म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। लेकिन देख लेना पहले स्लिपिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, इसको ज़रा ध्यान से समझ लो, लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप एक बार समझ लो, आपको कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको समझो। जब दो बॉडीज में आपस में स्लिपिंग होगी, उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हमें पता करना है। तो एक बात ध्यान से सुनो, अक्सर लोगों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन बैठ जाता है, वो आपके दिमाग में नहीं बैठना चाहिए। पहले हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, ठीक है। या ऐसे लिख देते हैं, इसी को हम बदल के ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। देखो ध्यान से सुनो, काइनेटिक फ्रिक्शन को मोशन से कोई दुश्मनी नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन से दुश्मनी है। काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करता है किसको, रिलेटिव मोशन को, मोशन को नहीं। मोशन को तो वो एज सच अपोज भी कर सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है, अभी बताएंगे कैसे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपने दिमाग में आपको बैठा के क्या रखना है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, मोशन नहीं रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिलेटिव यहाँ पर ध्यान रखना। काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, इसकी डायरेक्शन अगर आपको पता करना है तो बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, तो सुनो मतलब क्या हुआ। देखो दो बॉडीज है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। अब हो सकता है ए चले, हो सकता है बी चले, या मे बी दोनों चले। ए और बी के बीच में यहाँ पर एट दिस कॉन्टैक्ट सरफेस, यहाँ पर एट दिस कॉन्टैक्ट, यहाँ पर स्लिपिंग होना है, और अगर स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ए लगाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन बी पर और बी लगाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन ए पर। इसका मतलब दो काइनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर होगा तो होने दो, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इन कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर देयर आर टू काइनेटिक फ्रिक्शंस, एक तो ए का बॉटम है, बॉटम सरफेस ऑफ ए, एक है बी का टॉप, द टॉप सरफेस ऑफ बी। तो इन दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर दो फ्रिक्शन लगेंगे, दो काइनेटिक फ्रिक्शन। बी लगाएगा ए के बॉटम पर लगेगा, ए काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगाएगा वो बी के
टॉप सरफेस पर लगेगा। तो इन दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन की हमको डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। ओके, अब देखो आप जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राउंड पर खड़े होकर के सोचते हैं अपने रेस्पेक्ट में। आपके रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके रेस्पेक्ट में आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसी और के रेस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम यहाँ पर डायरेक्शन डिसाइड करेंगे एट द बॉटम ऑफ ए, एट द बॉटम ऑफ ए, तो हम ये देखेंगे कि ये ए बी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है। ये ए बी के रेस्पेक्ट में, जिसके साथ वो कांटेक्ट में है, जिसके साथ कांटेक्ट में रहने की वजह से उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ये किधर जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में देखा जाएगा। जब आपको डिसाइड करना है कि ए के बॉटम पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो ऑब्वियसली ए जिसके कांटेक्ट में है उसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे कि ए किधर जा रहा है। बी के रिलेटिव, बी के रेस्पेक्ट में ए की मोशन किधर हो रही है, स्लिपिंग किधर हो रही है। जिस डायरेक्शन में ए मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू बी, जिस डायरेक्शन में ए मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू बी, उस डायरेक्शन के अपोजिट ए पर फ्रिक्शन लगेगा। ये मतलब है कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन के लगने का। तो ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन उस डायरेक्शन के अपोजिट होगी जिस डायरेक्शन में ए चल रहा होगा। किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं। समझ गया बात को। इसी तरीके से बी पर, बी के टॉप पर, बी के टॉप पर काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, बोलो किधर होगी। बी पर लगने वाले काइनेटिक फ्रिक्शन जो यहाँ पर लगेगा उस काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। तो उसके लिए आप ये देखोगे कि ये जो बी है वो ए के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, ठीक है। जिधर जा रहा होगा ए के रेस्पेक्ट में उसके अपोजिट लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन बी पर, उसकी टॉप सरफेस पर। ये बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। समझ गए आप बात को। बस ये मतलब है रिलेटिव, आप जब कंसीडर करोगे, जो बोलते हैं ना रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है, तो ए को आप किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, बी के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से बी है मान लो ग्राउंड पर, है ना, ये कोई भी सरफेस है, तो अगर आपको यहाँ पर बी के बॉटम पर फ्रिक्शन चेक कर रहा है तब फिर आप ये देखोगे कि बी इस सरफेस के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है। जिधर जाएगा उसके अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब जरा एग्जांपल देख लो आप। देखो मान लो कि बी रुका हुआ है और ए चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो वी हैव टू फाइंड ए और बी की जो कांटेक्ट सरफेसेस दे आर ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, एंड वी हैव टू चेक, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट काइनेटिक फ्रिक्शन। ए के बॉटम पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, बी रुका हुआ है, ए बी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, राइट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी राइट में जा रहा है, जाने दो, नो प्रॉब्लम। बी के रेस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, इसका मतलब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। एक्शन रिएक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन ए के बॉटम पर लगा, ए पर लगा, बी ने लगाया, तो ए लगाएगा और वो बी पर लगेगा, इसकी रिएक्शन है ना। तो बी की टॉप सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा। एक्शन रिएक्शन फंडे से आप डायरेक्ट ऐसे ही समझ सकते हो, या ऐसे समझ लो, ये बी तो रुका हुआ है, ए चल रहा है राइट में। अगर आप ए पर बैठ करके देखोगे ना तो बी आपको इधर जाता हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट में, और जब वो लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा ए के रेस्पेक्ट में बी लेफ्ट में जा रहा है, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर होना चाहिए, राइट में। समझ गए। अच्छा, और देखो अगला एग्जांपल। ये बी है, ये ए है। अच्छा चलो, ए रुका हुआ है और बी उसके नीचे से स्लिप करते हुए लेफ्ट में जा रहा है, मे बी 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अच्छा हम पूछे बी किधर जा रहा है, तो बी तो लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में तो जा रहा है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। आपको यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेक करना है, एट द बॉटम ऑफ ए, एट द टॉप सरफेस ऑफ बी। ए रुका हुआ है, लेकिन ए बी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, बी पर बैठ जाओ आप, ऑब्जर्वर को बी के साथ आप फिक्स कर दो, तो जब कोई ऑब्जर्वर बी की फ्रेम से देखेगा तो उसको ए रुका हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि इधर राइट में चलता हुआ दिखेगा, इनफैक्ट 5 मीटर पर सेकंड से। तो ए इज स्लिपिंग ओवर दिस बी टुवर्ड राइट,
तो ए के बॉटम पर फ्रिक्शन लगना चाहिए लेफ्ट में। एक्शन रिएक्शन डायरेक्ट बोल सकते हो। ये है बी के टॉप पर लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन टुवर्ड राइट। ए के रिस्पेक्ट में बी लेफ्ट में जा रहा है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन राइट में लग रहा है। अच्छा एक एग्जांपल और देखो, ये ए है और ये बी है और ए चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, अच्छा बी चल रहा है 7 मीटर पर सेकंड से, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर बी स्लिप हो रहा है ना, ग्राउंड रुकी हुई है। अब देखो ये सरफेस रफ है, ये सरफेस भी रफ है, ठीक है। तो हमें पता करना है यहाँ पर लगने वाले काइनेटिक फ्रिक्शन, देयर आर 2 काइनेटिक फ्रिक्शंस, उनकी डायरेक्शन, और यहाँ पर लगने वाले काइनेटिक फ्रिक्शंस की डायरेक्शन हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, ए के बॉटम पर काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ किधर लगेगा। उसके लिए आप ये नहीं देखोगे कि ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, क्योंकि ए ग्राउंड के साथ टच में नहीं है, ए स्लिप कर रहा है, इसलिए उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो जिस पर स्लिप कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में देखो कि वो किधर जा रहा है। हाँ तो देखो अगर हम बी पर बैठ जाएं और बी के रेस्पेक्ट में देखें, क्योंकि ए बी पर स्लिप कर रहा है ना, तो बी पर बैठ जाओ आप और बी के रेस्पेक्ट में ए को देखो, देख रहा हो। तो देखो बी तेजी से चल रहा है और ए धीरे धीरे चल रहा है, तो ए धीरे पीछे छूट जाएगा और बी तेजी से स्लिप करके आगे निकल जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो, जब ये धीरे धीरे चलेगा, ये तेजी से चलेगा, तो ये जो गैप होगा बिटवीन दिस ऑब्जर्वर एंड दिस ब्लॉक है, ये बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक लेफ्ट में जाएगा, इसका मतलब इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन राइट में लगेगा। एक्शन रिएक्शन, बी के टॉप पर काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, या ऐसे समझ सकते हो, ए पर बैठ करके अगर देखोगे तो ए के रेस्पेक्ट में बी राइट में चलता हुआ दिखेगा, है ना। अब देखो बी ग्राउंड पर स्लिप हो रहा है, तो अगर हमें देखना है कि बी के बॉटम पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, उसके लिए अब क्योंकि बी के बॉटम पर फ्रिक्शन देखना है तो बी को हम देखेंगे कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है। तो ग्राउंड रुकी हुई है, बी राइट में स्लिप होते हुए चल रहा है, और अगर राइट में स्लिप हो रहा है तो इसके बॉटम पर काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। उसका रिएक्शन, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक बी व्हिच इज अप्लाइड बाय ग्राउंड। उसका रिएक्शन बी लगाएगा और वो ग्राउंड पर लगेगा, तो ग्राउंड पर काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर मैग्नीट्यूड का ये राइट में लग जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, रफ है, इस पर हमने एक ब्लॉक को रिलीज कर दिया, ये सरफेस रुकी हुई है, इंक्लाइंड प्लेन रुका हुआ है। अब ये स्लिप करते हुए ब्लॉक नीचे गिरने लगा, ठीक है। तो ब्लॉक पर इंक्लाइंड प्लेन एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, किस तरफ लगेगा, ब्लॉक प्लेन के रेस्पेक्ट में इस तरफ स्लिप करेगा, तो इसके बॉटम पर काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ठीक है। उसकी रिएक्शन इंक्लाइंड प्लेन पर काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ओके। तो ये है काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक एग्जांपल और देख लो, देखो ये 3 ब्लॉक हैं, ब्लॉक सी ग्राउंड पर रखा है, उसके ऊपर बी रखा है, उसके ऊपर ए रखा है, ऑल द सरफेसेस दे आर रफ। अब इन ब्लॉक्स को चलना है, तो देखो ये चल रहा है राइट में 3 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है ब्लॉक बी राइट में 2 मीटर पर सेकंड से, और ब्लॉक सी राइट में चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। सारी सरफेसेस रफ है। ये जो वेलोसिटीज हमने आपको बताई है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये जो ग्राउंड है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसके हिसाब से ये इन ब्लॉक्स की वेलोसिटीज हैं। हमें फाइंड करना है कि सारी सरफेसेस पर जो भी काइनेटिक फ्रिक्शंस लग रहे हैं उनकी डायरेक्शंस क्या हैं। ए के बॉटम पर, बी के टॉप पर, बी के बॉटम पर, और सी के टॉप पर, और सी के बॉटम पर, और ग्राउंड पर काइनेटिक फ्रिक्शन, सारे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको बताना है। तो वीडियो को आप रोक दो, जरा अपने आप सोच लो, ओके। तो देखो इसमें क्या होगा, जब हमें देखना है कि ए के बॉटम पर काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, क्योंकि ए का कनेक्शन, ए का कांटेक्ट बी से है
तो बी पर वो किधर स्लिप होगा, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए किस तरफ जाएगा, बी के रेस्पेक्ट में वो देखेंगे, और जिस तरफ जाएगा उसके अपोजिट लगेगा। तो देखो बी चल रहा है 2 से और ए चल रहा है 3 से, इसका मतलब ए तेजी से जा रहा है, बी धीरे धीरे जा रहा है। तो बी पर बैठ करके अगर कोई आदमी, जैसे आप यहाँ पर बैठ जाओ, ये लो ये आप यहाँ पर बैठ गए, तो आपका ब्लॉक तो धीरे धीरे चल रहा है और ये ब्लॉक तेजी से चल रहा है। इसका मतलब आपको लगेगा कि ये ब्लॉक आपसे दूर जा रहा है, ये जो गैप होगा ना, ये गैप बढ़ता चला जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए किधर जा रहा है, राइट में। तो इसका मतलब अगर ब्लॉक ए ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में राइट में चल रहा है तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, ये लगा बराबर मैग्नीट्यूड का काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक बी। ओके, अब हमें देखना है बी के बॉटम पर, सी के टॉप पर काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा। तो देखो बी और सी का आपस में यहाँ पर कनेक्शन है ना, तो हम देखेंगे कि बी सी के रेस्पेक्ट में किधर जाएगा, बी सी के रेस्पेक्ट। बी चल रहा है 2 से और सी चल रहा है 4 से राइट में। सी के रेस्पेक्ट में देखना है बी को, तो सी पर एक ऑब्जर्वर बैठा दो। अब जरा सोचो आप कि सी के रेस्पेक्ट में ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है, इसको ये ब्लॉक बी किधर जाता हुआ दिखेगा। ये खुद बहुत तेजी से जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये तेजी से जा रहा है और ये उतना तेजी से नहीं जा रहा है। तो ये गैप बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को ब्लॉक बी लेफ्ट में स्लिप होते हुए अपीयर होगा, सी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी लेफ्ट में जा रहा है। तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन उसके बॉटम पर राइट में लगेगा। एक्शन रिएक्शन ये लो डायरेक्ट, या ऐसे समझ लो कि ब्लॉक सी देखो 4 से चल रहा है और ब्लॉक बी 2 से चल रहा है, तो ब्लॉक सी ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में राइट में जाएगा, उसके नीचे से स्लिप होते हुए तेजी से राइट में निकलेगा। इसका मतलब सी के टॉप पर जो फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन वो लेफ्ट में लगेगा, बी के रेस्पेक्ट में। द ब्लॉक सी इज स्लिपिंग टुवर्ड राइट, सो द काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड लेफ्ट। ओके, सी के बॉटम पर, सी देखो ग्राउंड तो रुकी हुई है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड रुकी हुई है। ब्लॉक सी ग्राउंड पर किस तरफ स्लिप कर रहा है, राइट में, तो उसके बॉटम पर काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, लेफ्ट में। और एक्शन रिएक्शन, दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो आपको काफ़ी एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो इसमें भी हमको 2 चीजें देखना है, एक तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, दूसरा डायरेक्शन। देखो उससे पहले जरा हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। When 2 bodies in contact with each other, so this is static friction. When 2 bodies in contact with each other, they do not slip over each other, but they have the tendency to slip over each other. In that case, the friction acting between the 2 bodies, that is called the static friction. ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं static friction के मैग्नीट्यूड की, उसके बाद फिर आपको बताएंगे डायरेक्शन के बारे में। मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, इट इज नॉट सो मच स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में आपने देखा था बहुत सिंपल सीधा सीधा एक बात हमने बोल दी थी कि काइनेटिक फ्रिक्शन इतना होता है, म्यू के है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब जरा ध्यान से समझो। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। जो बातें हम बोल रहे हैं उनको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो एक ऑब्जेक्ट है,
एक ब्लॉक है किसी सरफेस पर, मे बी किसी टेबल पर या ग्राउंड पर रखी हुई है। अब ये सरफेस तो रुकी हुई है, ग्राउंड रुकी हुई है सपोज दैट, इसमें चलने की टेंडेंसी आ गई। अब सोचो किस वजह से आई होगी, तो कोई इसको चलाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, इस वजह से आई होगी। तो सपोज दैट हमने इस पर एक फोर्स लगा रखा है 5 न्यूटन का, तो इसका मतलब इसमें चलने की टेंडेंसी है। अच्छा, इसको आपको एक रियल एग्जांपल से समझाते हैं, डेली लाइफ का आपका एग्जांपल, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये एक अलमीरा है, आपके घर का ये एक अलमीरा है, बहुत भारी सा अलमीरा, पूरा भरा हुआ है, बहुत भारी है। अब आप क्या करते हैं, ये फ्लोर पे रखा हुआ, ऑब्वियसली आपके घर का फ्लोर है तो रफ ही होगा, आपके घर के फ्लोर स्मूथ तो है नहीं, है ना। तो ये अलमीरा इस फ्लोर पे रखी हुई है, आपको इसको हिलाना था, तो आप यहाँ पर आए और आपको अंदाज नहीं था कि ये काफ़ी भारी है या जो भी वजह है, आपने छोटा सा एक फोर्स लगा दिया इस पर, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, छोटा सा। अब ये अलमीरा तो अपनी जगह से हिली नहीं। अब सोचो क्यों नहीं हिली, तो इसको कहीं फ्लोर से चिपकाया तो नहीं है हमने, ना कोई उधर से इसको रोक रहा है, चलने के लिए तो फ्री है ना, तो क्यों नहीं चल रही है, इसलिए नहीं चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फ्लोर इसको रोक रहा है। कैसे रोक रहा होगा, फ्रिक्शन लगा के। आप समझ सकते हैं, अगर ये फ्लोर परफेक्टली स्मूथ होता और आप फोर्स लगा देते तो ये अलमीरा अपने आप इधर शिफ्ट होने लगती, मूव करने लगती। इसका मतलब फ्लोर इसको रोक रहा है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फ्लोर ने इस पर लेफ्ट में फ्रिक्शन लगाया होगा, आपने इस पर राइट में लगाया है। फ्लोर ने इस अलमीरा के बॉटम पर लेफ्ट में फ्रिक्शन लगाया होगा। अब चूंकि अलमीरा में चलने की टेंडेंसी है, आप फोर्स लगा रहे हैं, चलने की टेंडेंसी है लेकिन चल नहीं रही है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन हुआ, स्टैटिक हुआ। अच्छा, ये बताओ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो अभी लग रहा है अलमीरा के बॉटम पर, विच इज अप्लाइड बाय द फ्लोर, क्या होगा, ये कितना होगा, 5 न्यूटन होगा या उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा। सिंपल आंसर, 5 न्यूटन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 5 न्यूटन से ज्यादा हो जाए तो 5 न्यूटन से ज्यादा तो इधर लगेगा और 5 ये लग रहा है, तो फिर अलमीरा लेफ्ट में चलेगी, नेट फोर्स लेफ्ट में आ जाएगा। और अगर ये 5 न्यूटन से कम हो जाए, तो ये 5 न्यूटन से कम और ये 5 न्यूटन, तब तो फिर नेट फोर्स राइट में आ जाएगा, तब तो अलमीरा को राइट में चलना चाहिए। सो द अलमीरा इज नाइदर मूविंग टुवर्ड लेफ्ट नॉर इट इज मूविंग टुवर्ड राइट, दैट्स व्हाई द नेट फोर्स ऑन द अलमीरा दैट शुड बी 0। और नेट फोर्स 0 बनेगा कैसे, वो ऐसे बनेगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस 5 न्यूटन को बैलेंस कर देगा बराबर से, ठीक है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 5 न्यूटन। इसका मतलब फ्लोर ने अलमीरा पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया वो 5 न्यूटन है। ओके, आपने क्या करा, अलमीरा चली नहीं, आपने क्या करा, अपने फोर्स को बढ़ा दिया, आपने बढ़ा करके 20 न्यूटन लगा दिया, अलमीरा अभी भी नहीं चली। अच्छा, अभी भी नहीं चली, इसका आपने और जोर लगाया लेकिन अलमीरा नहीं हिली, तो सोचो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ चुका है और ये बढ़ करके कितना बन चुका है, 20 न्यूटन, इसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन ये भी बन गया है ना। ओके, अलमीरा जब 20 न्यूटन पर भी नहीं हिली तो आपने क्या किया, आपने और फोर्स बढ़ाया, चलो भाई और बढ़ा देते हैं, तो 50 न्यूटन आपने लगा दिया, लेकिन ये अलमीरा अभी भी नहीं हिली। इसका मतलब क्या हुआ, क्या निकलता है इसका, 50 न्यूटन लगाया नहीं हिली, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ चुका है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को कितना बना चुका है, कितना एडजस्ट कर चुका है, आंसर इज 50 न्यूटन, ठीक है। ओके, अच्छा, जब ये आपने इतनी ताकत लगाई, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अलमीरा नहीं हिली, तो फिर आपने सोचा चलो और ज्यादा ताकत लगाते हैं, तो आपने क्या करा, और बड़ा फोर्स लगा दिया, 100 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन अलमीरा अभी भी नहीं हिली। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अलमीरा जब नहीं हिली, इसका मतलब ये जो फ्लोर फ्रिक्शन लगा रहा था ये भी बढ़ चुका है, इसने भी अपने आप को बढ़ा लिया है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ करके कितना हो चुका है, 100 न्यूटन। इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझना, ये आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा ना, तो आप बहुत सी चीज़ों को अपने आप एनालाइज कर लोगे जो फ्रिक्शन में सामने आती हैं। आपने 100 न्यूटन लगाया, but the almirah is not moving, it is still at rest, so it means that the static friction has also become
इक्वल टू 100 न्यूटन। फ्लोर को पता नहीं है कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फ्लोर उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा है जितना आप लगा रहे हो, है ना। ओके, तो फिर आपने क्या किया, चलो भाई 100 से नहीं हिलती है, तो एक काम करते हैं, आपने क्या किया, आपने 450 न्यूटन लगा दिया और बढ़ा दिया आपने, अलमीरा में भी नहीं हिली। इसका मतलब ये भी कितना बन चुका है, फ्लोर भी अब कितना लगा रहा है, 450 न्यूटन लगा रहा है। अच्छा, नहीं हिला, तो चलो आपने क्या किया, 499 लगा दिया, 499 न्यूटन, अलमीरा नहीं हिली। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को कितना बना चुका है, 499 न्यूटन बना चुका है। फिर आपने क्या किया, आपने इसको 500 न्यूटन बना दिया और बढ़ा दिया, अलमीरा अभी भी नहीं हिली। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को कितना, अब देखो इसने 500 न्यूटन लगा दिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी, फ्लोर ने भी 500 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया और अलमीरा अभी भी नहीं हिली। इसने क्या करा, इसने ये करा कि इस फोर्स को अब और बढ़ाया और बढ़ा करके इसने अपने फोर्स को इतना कर दिया 500.000001 न्यूटन, 500 से जरा सा ज्यादा। अब क्या हुआ, अब अलमीरा हिल गई, ठीक है, ओके, अलमीरा हिल गई। अब जरा सोचो कि अभी तक हमने आपको जो कुछ बताया यहाँ पर उसका मतलब क्या निकलता है, सोचो, देखो, अब जरा ध्यान से सुनो। एक बात हम बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहना और बात पूरी हो जाएगी तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। आधी अधूरी बात दिमाग में सिर्फ मत बसा लेना, है ना। अब बोलेंगे तो शुरू में तो आधी बात ही बोलेंगे, फिर धीरे धीरे पूरी होगी वो। तो देखो क्या होता है, जब आपने फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट में स्लिपिंग का टेंडेंसी आ गया, तो फ्लोर ने, जिसके कांटेक्ट में ये बॉडी है, उस सरफेस ने इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगा दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, किसके बराबर है, ये उस फोर्स के बराबर है जो बाहर से अलमीरा पर लगाया गया। जब ये 5 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन, जब ये 50 न्यूटन तो ये 50 न्यूटन, जब ये 100 न्यूटन तो ये 100 न्यूटन, जब ये 499 तो ये 499, जब ये 500 तो ये 500। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर होता है जो फोर्स बॉडी पर बाहर से, एक्सटर्नली बाहर से लगाया जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर होता है। पूरी बात सुन लो या आधी बात हुई है। स्टैटिक फ्रिक्शन उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है जो बॉडी पर बाहर से लगता है, जो कि उसमें स्लिपिंग की टेंडेंसी जनरेट करता है ना। ओके, as far as the static friction in the body, that is equal to the external force acting on the body, as far as this external force does not exceed a particular upper limit. This external force does not exceed a particular upper limit. आपने देखा है यहाँ पर कि जब तक ये फोर्स बढ़ रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था और वो अपने आप को बढ़ा करके, एडजस्ट करके इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर बना ले रहा था। लेकिन उसके अंदर ये जो कैपेसिटी है अपने आप को उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर एडजस्ट कर लेने की, ये इसकी एक लिमिट होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बढ़ने की एक अपर लिमिट होती है। उसके बियॉन्ड वो अपने आप को नहीं बढ़ा पाता है। यहाँ पर आपने देखा वो अपर लिमिट कितनी थी, 500 न्यूटन। जब ये फोर्स उस अपर लिमिट से भी ज्यादा आगे निकल गया तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को और ज्यादा नहीं बढ़ा सका और इस वजह से ये अलमीरा हिल गई। अगर बढ़ा लेता तो वो भी अपने आप को इतना ही बना लेता, 500.000001 न्यूटन, है ना।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसका मतलब अपने आप को इतना नहीं बना सका, लेकिन उससे पहले पहले जब तक ये 500 तक जा रहा था तब तक वो अपने आप को उसके बराबर बना रहा था, अपने आप को बढ़ा रहा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस एज फार एज दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर अपर लिमिट। अब देखो इसमें और भी बातें हैं, आपको बताते हैं एक एक करके। यहाँ पर आपने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एक लिमिट तक, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है एक लिमिट तक। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब ये कि वो अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के बराबर बना लेता है। वो भी हम लिख देते हैं, आप भी नोट कर लेना। इट एडजस्ट्स itself equal to the net external force which acts parallel to the contact surface। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट करके अपने आप को उसके बराबर बनाता है जो बॉडी पर बाहर से लगता है। बाहर से बोलने का यहाँ पर मतलब ये है कि आप सिर्फ फ्रिक्शन को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी जितने भी फोर्सेस बॉडी पर लगेंगे उन सब का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट जो सरफेस के पैरेलल होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को उस रिजल्टेंट के बराबर बनाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, as far as वो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक अपर लिमिट के आगे ना निकले। अगर निकल गया तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फेल हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, मोशन चालू हो जाती है। और जब मोशन चालू हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर स्लिपिंग चालू हो गई तो क्या लगेगा, फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं। तब तो फिर ये बात ही करना बेकार हो जाएगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है ना। जरा ये नेट का फंडा क्या है वो आप समझो, जो अभी हमने बोला था नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। सपोज दैट ये एक ब्लॉक है, इस पर हमने 100 न्यूटन का फोर्स एक राइट में लगाया हुआ है और 30 न्यूटन का फोर्स हमने इस पर लेफ्ट में लगाया हुआ है। दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल है और ये सरफेस रफ है। अच्छा चलो, ये गिवन है कि ब्लॉक चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। इसका मतलब आप समझे, फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है ऑब्वियसली। अच्छा, ब्लॉक को चला कौन रहा है, चलाने की कोशिश कौन कर रहा है, ये भी और ये भी। ये राइट में चलाने की कोशिश कर रहा है, ये लेफ्ट में चलाने की कोशिश कर रहा है। बाहर से जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सब मिलकर के नेट फोर्स कितना बने, 70 न्यूटन। 70 न्यूटन किस डायरेक्शन में, राइट में। और ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, इसका मतलब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसको चलाने की कोशिश तो करी जा रही है, इसमें चलने की टेंडेंसी है, बिकॉज ऑफ 70 न्यूटन नेट फोर्स टुवर्ड राइट। उसकी वजह से राइट में चलने की टेंडेंसी है, लेकिन उस 70 न्यूटन को कौन कैंसिल कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ, 70 न्यूटन। 130 नेट टुवर्ड राइट 70 न्यूटन, और वो 70 चलाने की कोशिश करेगा और उस 70 को कैंसिल करने के लिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, 70 न्यूटन के बराबर बना लेगा। ये मतलब होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स का। अच्छा, जैसे हम बोले कि हमने चलो 10 न्यूटन और लगा दिया इधर से। नाउ व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, 100 माइनस 40 दैट इज 60। अब 60 न्यूटन है जो चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये फट से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और अब ये कितना लगेगा, 60 न्यूटन। हमने क्या करा, 50 न्यूटन इधर से और लगा दिया और ब्लॉक अभी भी नहीं चल रहा, दैट इज गिवन, राइट। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना अपने आप को बनाएगा। देखो 100 प्लस 50 दोनों राइट में, बाकी ये 40 है जो लेफ्ट में है। इसका मतलब 110 न्यूटन राइट में टोटल फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली से मतलब नहीं है, सरफेस के पैरेलल लगने वाला वो नेट फोर्स जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज दैट नेट फोर्स, दैट इज 110। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लेफ्ट में लगेगा और ये कितना बन जाएगा, 110 न्यूटन। ठीक है, हमने एक फोर्स बाहर से और लगा दिया, 20 न्यूटन और लगा दिया, लेकिन ये डाउनवर्ड है और ये ऑब्वियसली इस कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल नहीं है, है ना।
तो हमने क्या बोला था, उस नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। अब ये तो उस तरफ है ही नहीं, पैरेलल तो है ही नहीं, तो इसका कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं आएगा। मतलब ये है कि अगर आप इन सारे फोर्सेस को हटा लें तो जरा आप सिर्फ इतना बता दो कि ये 20 न्यूटन इस ब्लॉक को किधर चलाने की कोशिश करेगा। इट्स वेरी सिंपल, ये 20 न्यूटन ब्लॉक को चलाने की कोई कोशिश नहीं करेगा किसी भी तरफ, इसकी वजह से ब्लॉक नहीं चलेगा, उसमें चलने की टेंडेंसी नहीं आएगी। तो ये चलाने की कोशिश नहीं करता है, उस टेंडेंसी में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। जो फोर्सेस चलाने की कोशिश कर रहा है, यू हैव टू कंसीडर ओनली दोस फोर्सेस। You have to consider the net force which is acting parallel to the contact surface. What is that net external force acting parallel to the contact surface? 100 plus 50 minus 30 minus 10 and that is 110 toward right. उस 110 को कैंसिल करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, लेफ्ट में लगेगा 110 के बराबर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, given that the block is not moving. ये इसका मतलब है। अच्छा चलो एक एग्जांपल और देखो। एक ब्लॉक है, एक सरफेस पर रखा है, हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन का लगा दिया, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर लगा दिया। अब देखो जरा ध्यान, जब चलो गिवन है कि ब्लॉक नहीं चल रहा है, वो गिवन है, ठीक है। हाँ तो अब बताओ ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा। देखो ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स आएंगे, इधर आएगा 10 cos 37, इधर आएगा 10 sin 37, ये 6 न्यूटन और वो 8 न्यूटन। तो असल में ये जो कंपोनेंट है ना फोर्स का, ये पूरा का पूरा 10 न्यूटन इसको चलाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये जो 8 न्यूटन है ये चलाने की कोशिश कर रहा है। वो 6 न्यूटन तो सरफेस के कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसका कोई रोल चलाने में नहीं होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लग रहा है। तो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल कौन है, 8 न्यूटन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन, गिवन दैट द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट स्लिपिंग ऑब्वियसली। अच्छा एक एग्जांपल और देखो, अभी हम आते हैं उस अपर लिमिट की जो हमने बात करी थी ना, उस पर भी हम आएंगे। देखो एक ब्लॉक है, इस पर 20 न्यूटन का एक फोर्स लगा हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर, और एक फोर्स और लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन का। It is given that the block is not moving, it is not slipping, it is at rest on the horizontal surface. So we have to find how much is the static friction on the block. देखो ये जो 20 है इसके कंपोनेंट बना लो, इधर आएगा 16 न्यूटन और ऊपर आएगा 12 न्यूटन, ठीक है। 12 न्यूटन और 5 न्यूटन, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, वो सरफेस जिसकी वजह से फ्रिक्शन लग रहा है, जहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। तो इनको आप कंसीडर नहीं करोगे। वो फोर्सेस जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है, एक तो 16 न्यूटन है और एक ये 10 न्यूटन है। 10 और 16 टुवर्ड राइट मिलकर के कितना हुआ टोटल 26 न्यूटन टुवर्ड राइट। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को इसी 26 न्यूटन फोर्स के बराबर बना लेगा, गिवन दैट द ब्लॉक इज नॉट मूविंग। अब आपको वो बात समझ में आ रही होगी जो हमने बोली थी, क्या बोला था, स्टैटिक फ्रिक्शन makes itself equal to, या ऐसे बोलो, static friction is equal to the net external force, the net external force acting parallel to the contact surface, as far as that net external force does not exceed a particular upper limit. अपर लिमिट क्या होती है उसकी बात अभी हम करते हैं। तो ये आपके बात समझ में आ गई। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, उस नेट फोर्स के बराबर होता है जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होता है। फ्रिक्शन को छोड़ दो, बाकी सब मिलाकर के नेट फोर्स जितना भी कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगा उसी के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर आपको ये पता है कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, स्लिपिंग की टेंडेंसी है, स्लिपिंग नहीं हो रही, बॉडी रुकी हुई है, या कह लो स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका क्या मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, बताएंगे आगे चल करके आपको। अच्छा ये अपर लिमिट की जरा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ और चीजें बताएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और भी बहुत सी डिटेल्स बाकी हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस अपर लिमिट। ये स्टैटिक, ये अपर लिमिट क्या होती है, अब सुनो आप ध्यान से।
कोई बॉडी है, किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, कुछ फोर्सेस इस पर एक्सटर्नल लग रहे हैं, इधर से 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 इधर से, कुछ इसको चलाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं चलाना चाह रहे हैं। इन एनी केस सारे फोर्सेस मिला करके टोटल इस पर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा वो आपको पता है कि वो इतना है। इस ब्लॉक पर लगने वाला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिस अपर लिमिट की हम बात कर रहे हैं, वो अपर लिमिट है स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, द अपर लिमिट, वो इस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी? इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब ये हमने लगाया एक म्यू एस कांस्टेंट, और ये म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे आपने पढ़ा था ना म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वैसे ही ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने क्या बात करी थी? स्टैटिक फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन एडजस्ट करने की एक अपर लिमिट है। देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जिससे वो एक्सीड नहीं कर सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इतनी होती है, ध्यान से सुन लो। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी नहीं होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी नहीं होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इतनी होती है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो यह है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन जनरल म्यू एस जो है वो म्यू के से थोड़ा सा बड़ा होता है। म्यू एस म्यू के से थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है वो बताएंगे, आपको बाद में बताएंगे। डिफरेंस जो है दोनों के बीच का डिफरेंस वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मैक्सिमम सिचुएशन में ऐसा भी होगा कि आपको बोला जाएगा, सिर्फ ये बोला जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आप वहाँ पर सोच रहे होगे यार ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है ये म्यू के दिया है या म्यू एस दिया है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ बोला जाए, सिर्फ इतना बोला जाए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, तो उस केस में अगर आपको म्यू के की जरूरत है तो म्यू के को इतना ले लो, अगर आपको म्यू एस की जरूरत है तो म्यू एस को इतना ले लो, क्योंकि म्यू के और म्यू एस करीब करीब बराबर होते हैं, ठीक है। ये इससे बड़ा होता है लेकिन डिफरेंस छोटा सा होता है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए मैक्सिमम सिचुएशन में ये मेंशन ही नहीं किए जाएंगे अलग अलग, सिर्फ म्यू आपको बता दिया जाएगा कि म्यू इतना है, तो वो जो म्यू होगा उसी को आप म्यू के ले लो, अगर आपको म्यू के की जरूरत है म्यू एस ले लो, अगर आपको म्यू एस की जरूरत है। ओके, बड़ा क्यों होता है ये थोड़ा सा वो आपको बताएंगे आगे चल के। अब आपने दो बातें समझ ली स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। Static friction is a self-adjusting force. It always makes itself equal to the net external force acting on the body parallel to the contact surface, as far as that net external force does not exceed a particular upper limit, and that upper limit is the maximum possible value of the static friction, μsn. अब सुनो, देखो, static friction अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जितना बाहर से फोर्स लगेगा जो स्लिप कराने की कोशिश कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को उसी के बराबर बना लेगा, लेकिन उस बाहर के फोर्स को आप बढ़ाते चले जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाने की उसकी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट ये होती है, ठीक है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जब कभी भी किसी भी बॉडी पर लगेगा तो वो इस अपर लिमिट से छोटा होगा, 0, और अब हम कह सकते हैं कि 0 के बराबर तो लेना ठीक नहीं है, क्योंकि 0 होने का मतलब लग नहीं रहा तो उसकी बात किस लिए कर रहे हैं हम। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन ये 0 और इस अपर लिमिट के बीच में कहीं पर रहता है,
जब कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी वैल्यू जो कुछ भी बनेगी वो इस और इस वैल्यू के बीच में होगी। ठीक है। अक्सर लोगों को एक कंफ्यूजन होता है, मिसकॉन्सेप्शन होता है। अब जरा आप थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं ये शॉर्ट में हो जाएगा। अभी तक उसकी पूरी डिटेल्स चल रही थी जो हम आपको समझा रहे थे। ठीक है। अब वही चीज़ हम आपको शॉर्ट में बोलेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट। ये चीज़ है जो आपके काम की है, ये आप सुनो। वो भी सब काम का था, इसी को एक्सप्लेन ही कर रहे थे हम, है ना, कोई फालतू का चीज़ नहीं था। तो अब उसको हम समराइज करके बोल रहे हैं, एकदम मेन बात, मेन मुद्दे पर आते हैं हमारा। तो मेन मुद्दा क्या है, बात क्या है, क्या कहना क्या चाहते हैं। जब कोई बॉडी है जो किसी सरफेस के कांटेक्ट में है और वो स्लिप तो नहीं हो रही है लेकिन स्लिप होने की टेंडेंसी है, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, ये बॉडी है, सरफेस पर रखा है, स्लिप होने की टेंडेंसी है, उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, लेकिन इसके बढ़ने की एक अपर लिमिट है। समझना आपको ये है, एक गड़बड़ है जो लोग जनरली करते हैं, वो आपको नहीं करना है। वो ये है, असल में काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पहले से पढ़ लेते हैं ना, तो वो चीज़ दिमाग में बस जाती है और वही ले जाकर के स्टैटिक फ्रिक्शन में भी फिट करने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू के एन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू के एन। तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बनेगा, अच्छा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन बनेगा। अरे काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन हो जाएगा। इसमें इतना सोचना क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, म्यू के एन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, म्यू एस एन। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन नहीं होता है, ये आप अपने दिमाग में बसा लो। काइनेटिक होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन नहीं होता है तो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर म्यू एस एन नहीं है तो क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, उस नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लग रहा होता है, उसके बराबर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, अब चूंकि बराबर होता है, इसको इसके बराबर रहना है, इसको इसके बराबर रहना है हमेशा। तो जब आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा क्योंकि उसके बराबर रहना है ना। इसको कम करोगे तो ये भी कम होगा। इसको और ज्यादा बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ तो ये भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इतनी बनेगी तब जाकर के स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी बनेगी। ठीक है। अभी हमने आपको क्या बोला था, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन नहीं होता है, वही बात अभी भी बोल रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन नहीं होता है, कितना होता है, इसके बराबर होता है। हाँ, ये म्यू एस एन के बराबर हो जाएगा केवल एक केस में, केवल एक केस में ये म्यू से स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ एक केस ऐसा बनता है जब वो म्यू एस एन के बराबर होता है, और वो केस वो है जब ये एक्सटर्नल फोर्स इटसेल्फ उसी अपर लिमिट पर पहुंच जाए। जब ये फोर्स खुद इस म्यू एस एन के बराबर लगेगा तब जाकर के ये स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन के बराबर होगा। क्योंकि इसको उसके बराबर रहना, वो उतना हो गया तो ये भी उतना हो गया। जैसे इसकी वैल्यू मान लो 500 है तो इसकी वैल्यू भी 500 है ना। तो जब आपने 400 लगाया तो ये 400, 450 तो ये 450, 499 तो ये 499, 499.9 तो 499.9, 500 500। और जैसे ही आप इसको बढ़ा करके 500.1 न्यूटन करोगे, 500.1 न्यूटन,
अब ये नहीं बढ़ सकता, बस ये इसकी अपर लिमिट थी 500 तक म्यू एस एन, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपने इसको 500 से आगे बढ़ा दिया, which that 500 is the upper limit, that is mu sn, the maximum possible value of the static friction. Suppose that if that is the upper limit, 500 Newton is the upper limit. In that case, if you are increasing this force beyond 500 Newton, तो फिर बेचारा ये स्टैटिक फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाएगा। अब इसकी ताकत नहीं बची अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेने की। अब तो ब्लॉक स्लिप कर ही जाएगा, और स्लिप कर गया तो स्लिप कर गया तो तब तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं तो बात बेकार करोगे आप, काहे को बात करोगे उसकी, वो लगेगा ही नहीं, है ना। ये पूछना बेकार हो जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन भाई कितना लग रहा है। तो सुनो, जैसे मान लो कि ये म्यू एस एन की वैल्यू 500 है, तो आपने 10 मिनट लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 बनेगा। 50 लगाया तो 50, 100 लगाया तो 100, 450 तो 450, 480 तो 480, 499 499, 499.99, 499.99, 500। जब आपने इसको 500 लगा रखा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन वो भी 500 बन चुका है, लेकिन वो 500 स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम ताकत है, अपर लिमिट। मतलब ये कि पूरा जोर लगा रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन ने, अपनी पूरी ताकत लगा दी। एंड व्हाट इज दैट पूरी ताकत? दैट पूरी ताकत इज 500 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने पूरी ताकत लगा रखी है ब्लॉक को चलने से रोकने के लिए। आप चला रहे हो, हमने फोर्स लगाया, 500 लगा दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी ताकत लगा दिया। कितनी पूरी ताकत लगाया? 500 न्यूटन पूरी ताकत लगा दिया। और पूरी ताकत लगा करके अब वो इस ब्लॉक को जस्ट रोके हुए है। इसका मतलब ये ब्लॉक स्लिप करने की कगार पे है। क्या है? स्लिप करने की कगार पे, on the verge of slipping. The block is on the verge of slipping when the external force has become equal to the upper limit, the maximum possible value of the static friction. It has become equal to mu Sn. In that case, the block is on the verge of slipping. जरा सभी हिला दोगे तो चल जाएगा। It is ये हिलाने का क्या मतलब है बाद में बताएंगे आपको। तो it is on the verge of slipping, and in that case when the block is on the verge of slipping, in that case static friction अपनी पूरी ताकत लगाए हुए, मैक्सिमम ताकत लगाए हुए है, और तब जाकर के ब्लॉक को स्लिप होने से रोक पा रहा है। ठीक है, सब दिमाग में बसा लो, आगे बहुत काम आएगा। और अगर आपने इस फोर्स को 500 न्यूटन से जरा सा ज्यादा कर दिया, अब स्टैटिक फ्रिक्शन फेल हो जाएगा। अब वो अपने आप को 500 न्यूटन से आगे नहीं बढ़ा सकता, ब्लॉक चल जाएगा। और वो चल गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फटाक से गायब होगा, और उसकी जगह पर क्या लगने लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन, चलो हम आपसे पूछते हैं, बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो कितना होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एस एन के बराबर होता है? नहीं होता है ना, म्यू एस एन के बराबर नहीं होता। कितना होता है? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है, उस नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। As far as that net external force is less than a particular upper limit, and that is the maximum possible value of the static friction, and that is mu Sn, right? हाँ, static friction mu Sn के बराबर होगा केवल एक केस में, लास्ट लिमिट पर पहुंच करके जब पूरी ताकत वो लगाता है अपनी, और वो पूरी ताकत मैक्सिमम ताकत उसकी है 500 mu Sn। जब वो उतनी ताकत लगाएगा, ऑब्वियसली तभी लगाएगा जब एक्सटर्नल फोर्स को भी उतना ही कर दोगे तब। ठीक है ना, केवल उस केस में जाकर के वो अपनी अपर लिमिट पर पहुंचता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू Sn के बराबर भी हो सकता है, बराबर होता है, केवल एक केस में होता है, बता दिया आपको अभी हम। अदरवाइज जब कभी भी कुछ भी बनेगा तो
म्यू एस एन से छोटा रहेगा। अच्छा, छोटा रहेगा तो कितना रहेगा? तो ये उस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगेगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बहुत कुछ हमने आपको बताया, तो हमने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब ज़रा इसके कुछ एग्जांपल भी देख लो, आपको सब कुछ और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अच्छा एक बात आप ज़रा और सुन लो, जब कभी भी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना हो, आप पता ये करोगे कि बॉडी के सरफेस पर, कांटेक्ट सरफेस पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना है, उसके बाद उसको म्यू एस से मल्टीप्लाई करके म्यू एस एन फाइंड कर लोगे, विच इज़ द अपर लिमिट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद ये देखोगे कि बाहर का फोर्स है कितना। अगर वो इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब स्लिपिंग हो रही है ना, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन आप फाइंड नहीं करोगे। अगर वो कम है बस तभी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करने से पहले म्यू एस एन पता होना चाहिए, उसकी अपर लिमिट पता होनी चाहिए। तो देखो, एक ब्लॉक है 10 kg का है, ऐसी एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है, यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू है 0.5। ठीक है, अब हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया, 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। तो पहले अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट। तो देखो, ब्लॉक पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना है? ब्लॉक के वेट के बराबर 100 न्यूटन। इसका मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन? ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है, इतना लग नहीं रहा है। अब देखो, हमने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया है 40, और ये 40 उस अपर लिमिट से कम है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और अपने आप को ये इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर बना लेगा, और एडजस्ट कर सकता है क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कितनी है? 50 है, तो 50 तक तो जा ही सकता है, तो 40 भी बना सकता है, तो 40 बना लेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं, इसको हमने 45 कर दिया। अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? वेरी सिंपल, अब स्टैटिक फ्रिक्शन 45 हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने कर दिया 20 न्यूटन, ये 20 लगा रखा है हमने, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? वो भी अपने आप को 20 बना लेगा। 20 बना सकता है क्या? बिल्कुल बना सकता है। वो अपने आप को 50 तक बना सकता है, तो 20 भी बना लेगा। अच्छा, हमने इस फोर्स को कर दिया 49.9 न्यूटन। अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो ये इसकी अपर लिमिट से अभी भी कम है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर बना लेगा, 49.9 वो भी बन जाएगा। ओके, हमने क्या करा, इस ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगाया 60 न्यूटन और एक फोर्स ये लगा दिया 20 न्यूटन। चलो अब बताओ, 10 kg का ब्लॉक है, अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो देखो, हमने ब्लॉक पर जो नेट फोर्स लगाया है ना, उसको चलाने वाला, दैट इज ओनली 40 न्यूटन, 60 माइनस 20। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन 60 और 20, नेट इज 40, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बनेगा? 40 के बराबर बनेगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इस 20 की हेल्प करने के लिए 10 न्यूटन और लगा दिया। अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बनेगा? 60 माइनस 30, दैट इज 30। तो इस पर चलाने के लिए जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है? 30 न्यूटन टुवर्ड राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट बनेगा 30 न्यूटन के बराबर। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक पर राइट में एक फोर्स लगा देते हैं 51 न्यूटन। अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो आंसर इज स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना। तो ये ब्लॉक चल जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन 51 बन नहीं सकता, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 50 है, तो ब्लॉक चलेगा और अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए हमको म्यू के की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक काम करते हैं, हमने इस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30 लगेगा। एक और फोर्स लगा दिया हमने, 40 न्यूटन का एक फोर्स और लगा दिया। अब बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? देखो, ये जो 40 है ना, ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, इस 40 का इफेक्ट इस 30 के साथ मिल नहीं पाएगा, ये उन फोर्सेस में नहीं आ पाएगा जो सरफेस के पैरेलल होते हैं और बॉडी को सरफेस पर स्लिप कराना चाहते हैं।
ठीक है, तो इस 40 से अभी कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन एक बात है, ये जो 40 है ना, ये Fs मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट पर असर डाल देगा। अभी 1 मिनट बताते हैं हम आपको। तो इस 40 का कोई कंट्रीब्यूशन इसके साथ तो है नहीं, अभी भी स्लिप कराने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ 30 है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, 30 लगेगा। क्या वो अपने आप को 30 बना सकता है? आप बोलोगे हाँ बना सकता है, वो तो 50 तक जा सकता है, तो 30 बनाने में क्या जाता है? अरे 50 तक नहीं, बात बदल चुकी है, अब वो 50 तक नहीं जा सकता है। चेक करो, फिर से कैलकुलेट करो, वैल्यू बदल चुकी है उसकी, ये अपर लिमिट बदल चुकी है क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बदल चुका है। 10 kg का ब्लॉक है, 100 न्यूटन इसका वेट है, ऊपर से आपने 40 और नीचे लगा रखा है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना हो गया, 140 न्यूटन। अब अगर ये 140 हो गया तो 0.5 into 140, हाउ मच इज दिस, 70 न्यूटन, ये बना 70 न्यूटन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट बन रही है 70 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो 70 तक जा सकता, तो और ज्यादा ताकतवर बन गया है ना, 70 तक जा सकता है, तो फिर 30 भी बन सकता है, तो 30 बन जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन के बराबर। अच्छा इसी केस में 40 न्यूटन जो हमने नीचे लगा रखा है वो हम लगा के रखेंगे, ठीक है। अब बताओ इस ब्लॉक को चलाने के लिए हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो देखो चलाने के लिए जो हम फोर्स लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स, कम से कम कितना लगाना पड़ेगा चलाने के लिए? स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट कितनी है, 70, तो हमें 70 से जरा सा ज्यादा अगर हम लगा दें, जरा सा ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन 70 न्यूटन, तो ये ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70 न्यूटन। अच्छा और एग्जांपल देखो, एक ब्लॉक है 10 kg का है, इस पर ऊपर हमने एक फोर्स लगा रखा है 60 न्यूटन का लगा रखा है, म्यू एस की वैल्यू है 0.8 और म्यू के की वैल्यू है 0.5, और इस पर एक फोर्स हमने ये लगा रखा है 30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स। आपको बताना है अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो कितना लगेगा, और अगर यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो कितना लग रहा है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है। देखो 60 ये लग रहा है, वेट इसका 100 न्यूटन है, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना हो गया, 100 माइनस 60 मतलब कि 40 न्यूटन। अगर ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यू एस, दिस इज 0.8 इनटू द नॉर्मल रिएक्शन 40, दिस इज 32 न्यूटन, ठीक है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट है, और हमने जो फोर्स लगा रखा है वो कितना है, 30 न्यूटन है, वो इससे कम है, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन तो यहाँ तक जा सकता है, ये उसकी अपर लिमिट है, मैक्सिमम इतना तक लग सकता है। ब्लॉक को रोकने के लिए जरूरत कितनी है, चलाने की कोशिश कर रहा 30 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन को रोकने की कोशिश करेगा तो उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को अपने आप को कितना बनाना पड़ेगा, इसके बराबर क्या बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, वो तो 32 तक जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर ब्लॉक पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो इसी 30 के बराबर, 32 के बराबर नहीं है, मैक्सिमम ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ 30 न्यूटन लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इन दिस सिचुएशन स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक and that static friction is 30 न्यूटन। अच्छा और देखो एक ब्लॉक है 10 kg का है, हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का लगा दिया, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर लगा दिया, म्यू एस है 0.4 और म्यू के की वैल्यू है 0.3, है ना। अब बताओ, आपको बताना है ब्लॉक पर अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो वो कितना है, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो वो कितना है। वीडियो को रोककर अपने आप जरा ट्राई करो। देखो ये जो 50 है इसके दो कंपोनेंट हम बना लेते हैं, 50 cos 37, दिस इज 40 न्यूटन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये आएगा 50 sin 37, दिस इज 30 न्यूटन ऊपर की ओर। 30 न्यूटन ऊपर लग रहा है, इसका वेट 100 न्यूटन नीचे लगेगा, 100 माइनस 30
नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पर आएगा 70 न्यूटन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लगेगा तो वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना लग सकता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन 28 न्यूटन तक लग सकता है ना। ओके, ब्लॉक को चलाने की कोशिश कौन कर रहा है? ये 40 न्यूटन है जो ब्लॉक को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन कमजोर पड़ गया, उसकी अपर लिमिट तो सिर्फ इतनी है और मैक्सिमम इतना बना सकता अपने आप को, तो 40 के बराबर तो नहीं बना सकता है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक को चलने से नहीं रोक पाएगा, तो ब्लॉक क्या होगा? चलेगा। और ब्लॉक अगर चलेगा तो उस पर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? वो हमेशा म्यू के एन होता है, म्यू के इंटू एन, या 21 न्यूटन। So block is slipping on the surface and kinetic friction is acting, and that kinetic friction is 21 Newton. अच्छा, एक एग्जांपल और देखो। एक ब्लॉक है 10 kg का, एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रखा है और इस पर हमने एक फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, एक फोर्स हमने लगा दिया इस पर 30 न्यूटन, एक फोर्स हमने इस पर लगा दिया 20 न्यूटन और एक फोर्स हमने इस पर लगा दिया 40 न्यूटन। 40 कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो 100 न्यूटन कर लेते हैं। और ये है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर, एंड म्यू एस इज 0.8 एंड म्यू के इज 0.7। आपको बताना है ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और कितना लगेगा। अपने आप ट्राई करो, वीडियो को रोक करके, तो उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो देखो 100 के कंपोनेंट बना लो, 100 cos 37 एंड 100 sin 37। ये 60 इस 20 के साथ मिलकर के ऊपर कितना हो गया? 80, और वेट कितना है? 100। वेट 100 है, ऊपर हमने 80 अलग से लगा रखा है। इसका मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80 का मतलब 20 न्यूटन। द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज 20 न्यूटन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यू एस इनटू दिस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये आ गया 16 न्यूटन। 16 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है। अब देखो इसको चलाने वाला फोर्स कौन सा है? एक तो ये 30 न्यूटन है जो चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ 20 उसी के साथ मिला है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और 80 भी मिला है, तो बहुत ज्यादा हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत कमजोर है। सो 30, 20 एंड 80 दे आर इन द सेम डायरेक्शन। Combined together, they are obviously too much greater than this upper limit of the static friction. 16 न्यूटन से काफी ज्यादा, तो इतना ज्यादा तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ताकत तो है नहीं, तो वो तो रोक नहीं पाएगा। तो ये ब्लॉक आराम से चलेगा, बहुत तेजी से चलेगा। और इस केस में ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। सो व्हाट इज दैट काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज 0.7 एंड दिस इज 20, सो दिस इज 14। 14 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ब्लॉक को राइट में स्लिप करना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, 14 न्यूटन का लगेगा। और अब अगर आप चाहें तो इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। बोलो, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना बनेगा? राइट में कौन कौन सा फोर्स है? हॉरिजॉन्टली 30 है, 20 है और ये 80 है, और लेफ्ट में वो काइनेटिक फ्रिक्शन है 14 और ब्लॉक का मास है 10 kg नेट फोर्स अपॉन मास। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक टुवर्ड राइट। इतने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक राइट में चलेगा, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जरा एक एग्जांपल आप और देख लो। एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, एक ब्लॉक है 10 kg का, इस इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है 0.3 है, 0.3, ठीक है।
अगर आपको म्यू के की ज़रूरत है तो वो भी इतना ही है, और अगर आपको म्यू एस की ज़रूरत है तो वो भी इतना है। चूँकि हमने अलग अलग स्पेसिफाई नहीं करा, इसलिए दोनों आपको यही लेना है। आपको बताना है ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, और इन एनी केस उस पर लगने वाला फ्रिक्शन कितना है, चाहे वो कोई भी फ्रिक्शन हो, स्टडी किया काइनेटिक। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 100 न्यूटन mg का कंपोनेंट mg sin थीटा, mg sin 37, ये आ गया 60 न्यूटन, mg cos 37, ये आ गया 80 न्यूटन। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये कितना बनेगा 80 के बराबर, तो ये हो गया 80 न्यूटन। अच्छा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो है 80, नीचे चलना चाहता है इस mg sin थीटा की वजह से, है ना, 60 न्यूटन की वजह से। तो नॉर्मल रिएक्शन जो कि 80 के बराबर है, उसके हिसाब से देखा जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अपर लिमिट कितनी बनेगी, म्यू एस into the normal contact force which is 80 Newton, this is 24 Newton. Static friction maximum अपने आप को 24 न्यूटन बना सकता है, और जो चलाने वाला फोर्स है वो कितना है 60 न्यूटन। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। वो अपनी पूरी ताकत भी लगा दे, अगर 24 न्यूटन पूरी ताकत, मैक्सिमम ताकत, तो भी वो नहीं रोक सकता है, क्योंकि चलाने वाला फोर्स ज्यादा है। ये फोर्स उसकी अपर लिमिट से एक्सीड कर गया, इसलिए ब्लॉक चलेगा, नीचे चलेगा। और अगर चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर ऊपर लगेगा, और वो लगेगा म्यू के इनटू द नॉर्मल रिएक्शन, ये लगा इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। सो एक ये फोर्स लगा जो चलाना चाह रहा है, ये रिटार्ड करना चाह रहा है, सरफेस के पैरेलल, दीज आर द टू फोर्सेस। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक शुड बी, नीचे 60 न्यूटन लग रहा है, ऊपर 24 लग रहा है, सरफेस के पैरेलल नेट फोर्स अपॉन उसका मास, ब्लॉक का मास कितना है 10 kg, कितना बनेगा ये 40 36 30.6, ये आएगा ब्लॉक का एक्सेलरेशन। द ब्लॉक इज मूविंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, एंड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज 24 न्यूटन। ठीक है।